नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। खिड़की से बाहर का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। हरे भरे खेत, नीला आसमान और एक शांति सी महसूस होती है। तभी एक आदमी आपके पास आता है और कहता है ये ट्रेन गलत दिशा में जा रही है। अब आप क्या करेंगे? आप शायद उसे नज़रअंदाज करेंगे, सोचेंगे कि सब सही है क्योंकि ट्रेन के सभी यात्री शांत हैं। लेकिन क्या वाकई हर कोई सही हो सकता है? हो सकता है कि वो आदमी सच कह रहा हो, पर हम अक्सर अपने फैसले भीड़ के हिसाब से करते हैं। इसी तरह की घटनाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती हैं। हम सोचते हैं कि हम तर्कसंगत तरीके से फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सोच में बहुत सी गलतियां होती हैं और ये गलतियां, जिन्हें कॉग्निटिव बायस कहा जाता है, हमारी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। अगर आप इन गलतियों को पहचान सकें और उनसे बचना सीख लें, तो सोचिए आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक अद्भुत किताब की जो आपकी सोचने की प्रक्रिया को बदल कर रख देगी। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाएगी कि अपनी सोच को कैसे साफ और तार्किक बनाया जाए। लेकिन उससे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुक लैम्प हिंदी पर। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो बेहतरीन किताबें पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, लेकिन उन्हें सुनना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं। आज की इस किताब के सफ़र पर निकलने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में अक्सर छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं, जो बाद में बड़े नुकसान का कारण बनती हैं? जैसे आपने कभी बिना सोचे-समझे कोई निवेश किया हो और बाद में पछतावा हुआ हो, या कभी किसी दोस्त की सलाह पर भरोसा कर लिया हो, जो बाद में गलत साबित हुई हो। अगर ऐसा हुआ है, तो दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। ये हमारे दिमाग का एक स्वाभाविक तरीका है जो हमें गलत दिशा में ले जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं और द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली ठीक यही सिखाती है। अब चलिए इस किताब और इसके लेखक के बारे में बात करते हैं। इस किताब को लिखा है रोल्फ डोबेली ने। रोल्फ डोबेली एक जाने-माने लेखक और उद्यमी हैं जो स्विट्जरलैंड से हैं। उनका मानना है कि हमारी सोच में कुछ गहरे पैटर्न होते हैं जो बार-बार गलतियां करवाते हैं। उन्होंने इस किताब में इन पैटर्न्स को सरल और मजेदार कहानियों के जरिए समझाया है। इस किताब में कुल 99 अध्याय हैं। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 99 अध्याय। लेकिन घबराए मत, ये अध्याय बहुत छोटे और बेहद दिलचस्प हैं। हर अध्याय एक नई गलती को उजागर करता है, जिसे हम अपनी सोच में बार-बार दोहराते हैं। अब बात करते हैं कि आपको ये किताब क्यों सुननी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके फैसले और सोच बेहतर हो, तो ये किताब अब आपके लिए है। ये किताब न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि आपके प्रोफेशनल जीवन में भी मदद करेगी। ये आपको सिखाएगी कि कैसे आप भीड़ की सोच से बच सकते हैं, कैसे आप गलत धारणाओं को पहचान सकते हैं और कैसे आप तार्किक तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस किताब से आपको क्या मिलेगा? इस किताब को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि हमारी सोच में कौन-कौन सी आम गलतियां होती हैं और उनसे कैसे बचा सकता है। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी लॉटरी भ्रम के बारे में सुना है? ये वही है जब लोग सोचते हैं कि लॉटरी जीतना एक अच्छा निवेश है, या उत्तरजीविता भ्रम, जब हम केवल सफल लोगों को देखकर उनकी नकल करते हैं और असफलताओं से सीखने का मौका गवा देते हैं। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे आप इन भ्रमों को पहचान सकते हैं और अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। और यही नहीं, ये आपको अपने रिश्तों, करियर और यहाँ तक कि पैसे के मामले में भी समझदारी से सोचने की क्षमता देगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच को साफ और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, हमारे चैनल बुक लैम्प हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और शानदार किताबों को सुन सकें। अब बिना देर किए हम आपको इस किताब के पहले अध्याय की ओर ले चलते हैं, जिसका नाम है उत्तरजीविता भ्रम। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि क्यों केवल सफल लोगों की कहानियों पर भरोसा करना एक बड़ी गलती हो सकती है। हम अक्सर असफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि आपकी असल सबक वहीं छिपा होता है। आगे आने वाले अध्यायों में आप सुनेंगे लॉटरी भ्रम, जो बताएगा कि क्यों हम आसानी से आकर्षक दिखने वाली चीजों में फंस जाते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस, जो समझाएगा कि कैसे हमारा दिमाग केवल वही देखता है जो वह देखना चाहता है। और सोशल प्रूफ, जो दिखाएगा कि कैसे हम भीड़ के दबाव में गलत फैसले कर बैठते हैं।
तो दोस्तों हमारे साथ इस सफ़र पर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली का पहला अध्याय, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इंसानी सोच की उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो हम अनजाने में करते हैं और जिनकी वजह से हमारे फैसले बार बार गलत हो जाते हैं। ये गलतियां इतनी आम हैं कि हमें इनका एहसास भी नहीं होता, लेकिन अगर आप इन्हें समझ लें और सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों को पहले से कई गुना बेहतर बना सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली के पहले बिंदु से। एक, उत्तरजीविता भ्रम, सर्वाइवरशिप बायस। क्यों आपको कब्रिस्तान जाना चाहिए? दोस्तों, हम हमेशा जीतने वालों की कहानियों से प्रभावित होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो हार गए उनकी कहानियां हमें क्यों नहीं दिखती? ये है सर्वाइवरशिप बायस। मान लीजिए आप किसी बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं। आप प्रेरणा लेने के लिए सफल बिजनेस की कहानियां पढ़ते हैं और सोचते हैं, अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, आपने उन हजारों लोगों के बारे में नहीं सोचा जो वही काम कर रहे थे पर असफल हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब सैनिकों के विमान अक्सर दुश्मन के हमलों में गिर जाते थे, तो सेना ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बचकर लौटे विमानों का अध्ययन किया और सोचा कि जिन हिस्सों पर गोलियां लगी थी उन्हें मजबूत कर दिया जाए। लेकिन मैथमेटिशियन अब्राहम वाल्ड ने कहा कि ये सोच गलत है। असल में जो विमान वापस नहीं लौटे उन पर गोलियां उन हिस्सों पर लगी थी जो कमजोर थे। यानी असली सबक हारने वालों से सीखने में है, न कि जीतने वालों से। कैसे बचें इस भ्रम से? जब भी आप किसी सफल व्यक्ति या प्रोजेक्ट की कहानी सुने, उन असफल लोगों और प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानें जो उसी रास्ते पर चले थे। कब्रिस्तान का दौरा करें। यह एक रूपक है जिसका मतलब है कि उन प्रोजेक्ट्स, निवेशों या करियर की कहानियां जानें जो एक समय में बेहद संभावनाशील लग रहे थे पर असफल हो गए। अपने फैसले केवल उन कहानियों पर आधारित न करें जो आपको दिखाई देती हैं। हमेशा उन चीजों पर भी ध्यान दें जो छुपी हुई है। यह भ्रम हमें यह सिखाता है कि जीतने वालों से अधिक हारने वालों की गलतियों से सीखना जरूरी है। दो, तैराक का शरीर भ्रम। क्या हार्वर्ड आपको समझदार बनाता है? अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोफेशनल तैराकों के शरीर इतने परफेक्ट क्यों होते हैं? क्या ये उनके ट्रेनिंग का नतीजा है? जवाब है नहीं। उनके शरीर उनके जन्म से ही इस खेल के लिए बेहतर होते हैं। यही बात कई और जगहों पर लागू होती है। लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी नामी यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड में पढ़ेंगे तो वे ज़्यादा समझदार हो जाएंगे। लेकिन असलियत यह है कि हार्वर्ड पहले से ही उन छात्रों को चुनता है जो काफ़ी समझदार होते हैं। कॉस्मेटिक विज्ञापनों को ही लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि उन विज्ञापनों में मॉडल्स इतनी खूबसूरत क्यों दिखती हैं? लोग मान लेते हैं कि वे उत्पाद खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि खूबसूरत लोग ही इन विज्ञापनों में चुने जाते हैं। कैसे बचें इस भ्रम से? जब भी आप किसी को सफलता प्राप्त करते देखें, पूछें, क्या यह सफलता उनके प्रयासों का नतीजा है या वे पहले से ही इस काम के लिए बेहतर थे? अगर आप किसी को देख प्रेरित होते हैं, तो पहले अपने आप को एक ईमानदार आईने में देखें। अपने फैसलों को केवल बाहरी दिखावे के आधार पर न लें। यह भ्रम हमें सिखाता है कि कई बार जो हम देखते हैं वो असलियत नहीं होती। 3, क्लस्टर भ्रम। क्यों आप बादलों में आकृतियां देखते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि बादलों में चेहरे या आकृतियां दिख रही हैं? या क्या आपने कभी सोचा है कि लॉटरी नंबरों में कोई पैटर्न है? दोस्तों, यह आपका दिमाग है जो पैटर्न बनाने की कोशिश करता है। हमारे दिमाग को पैटर्न खोजने में मजा आता है, लेकिन समस्या तब आती है जब पैटर्न वास्तव में मौजूद नहीं होता। हम इसे क्लस्टर भ्रम कहते हैं। लॉटरी में लोग अक्सर ऐसे ऐसे नंबर चुनते हैं जो उन्हें लगता है कि एक पैटर्न में है, लेकिन सच्चाई यह है कि लॉटरी नंबर पूरी तरह से यादृच्छिक रैंडम होते हैं। कैसे बचें इस भ्रम से? अगर आपको कोई पैटर्न दिखाई दे तो सबसे पहले सोचें, क्या यह सच में एक पैटर्न है या यह मेरा भ्रम है? हर बार जब आपको लगे कि आपने कोई पैटर्न खोजा है, तो इसे एक संयोग मानकर जांच करें। अपने फैसलों में तार्किकता और डेटा का इस्तेमाल करें। यह भ्रम हमें सिखाता है कि हमारे दिमाग को फालतू के पैटर्न से बचाने के लिए सतर्क रहना चाहिए। 4, सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। अगर 50 लाख लोग कुछ मूर्खतापूर्ण कहें तो क्या वह सच हो जाता है? अब आइए बात करते हैं सामाजिक प्रमाण की।
कभी किसी संगीत कार्यक्रम में गए हैं? जब एक व्यक्ति तालियां बजाना शुरू करता है तो पूरा हॉल उसमें शामिल हो जाता है। यह है सामाजिक प्रमाण का असर। हम सोचते हैं कि अगर बहुत से लोग कुछ कर रहे हैं तो वह सही होगा, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। स्टॉक मार्केट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब लोग देखते हैं कि किसी कंपनी का स्टॉक तेजी से बिक रहा है, तो वे उसे खरीदना शुरू कर देते हैं बिना ये सोचे कि वह वाकई लाभदायक है या नहीं। कैसे बचें इस भ्रम से? हमेशा याद रखें, एक उत्पाद बेहतर इसलिए नहीं है क्योंकि वह ज्यादा बिकता है। भीड़ की मानसिकता से बचें। अपने फैसले तर्क और शोध पर आधारित करें। खुद से पूछें, क्या मैं ये फैसला खुद ले रहा हूं या दूसरों की देखा देखी कर रहा हूं? यह भ्रम हमें सिखाता है कि जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता। 5 डूबत लागत भ्रम संक कॉस्ट फॉलोसी। क्यों आपको अतीत को भूलना चाहिए? अब हम एक और महत्वपूर्ण लती की बात करेंगे जिसे डूबत लागत भ्रम कहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी फिल्म का टिकट खरीदा है। आप फिल्म देखने जाते हैं और पाते हैं कि वह बहुत ही बोरिंग है, लेकिन आप सोचते हैं मैंने पैसे खर्च किए हैं तो अब पूरी फिल्म देख लेता हूं। यह है डूबत लागत भ्रम। हम अतीत में किए गए निवेश के आधार पर फैसले लेते हैं, बजाय इसके कि हम भविष्य को देखें। कई बार बिजनेस में लोग सोचते हैं हमने इस प्रोजेक्ट पर इतना पैसा और समय लगाया है, इसे बंद नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर वह प्रोजेक्ट फायदेमंद नहीं है तो उसे बंद करना ही सही है। कैसे बचें इस भ्रम से? अतीत को भूले, अपने फैसले केवल भविष्य के संभावित लाभ और लागत पर आधारित करें। खुद से पूछें, अगर मैंने पहले से कुछ नहीं लगाया होता तो क्या मैं अभी भी यही करता? यह भ्रम हमें सिखाता है कि हमें अपने फैसले तर्क और भविष्य की संभावनाओं पर आधारित करने चाहिए, न कि अतीत की गलतियों पर। दोस्तों, ये 5 बिंदु केवल शुरुआत है। अगर आप इन्हें समझ लें और अपनी जिंदगी में लागू करें, तो आप देखेंगे कि आपकी सोच और फैसले पहले से कितने साफ और तर्कसंगत हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 6 रेसिप्रोसिटी, मुफ्त चीजें स्वीकारने से बचें। दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब कोई आपको कुछ देता है तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी सी आ जाती है कि आप उन्हें कुछ वापस दें? यही है रेसिप्रोसिटी की ताकत। सबसे पहले समझते हैं कि रेसिप्रोसिटी असल में क्या है। इसका मतलब है कि जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो आप पर दबाव बनता है कि आप भी उनके लिए कुछ करें। ये इंसानी स्वभाव है और इसे हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। आदान प्रदान हमारे जीवन का एक मूलभूत हिस्सा है। अगर ये न होता तो शायद मानव सभ्यता इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। रेसिप्रोसिटी एक जबरदस्त सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। कल्पना कीजिए पुराने समय का, जब शिकार करने वाले एक दूसरे की मदद करते थे। अगर किसी ने आज खाना पकाया तो दूसरे ने इसे कल किया। ये एक प्रकार की रिस्क मैनेजमेंट है जिसे समाज ने खुद को सुरक्षित रखा। एक उदाहरण, आपने देखा होगा एनजीओज अक्सर सबसे पहले आपको एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं, जैसे कि एक डायरी, पेन या कभी-कभी एक मुफ्त बुकलेट। उनका मकसद सिर्फ अवेयरनेस फैलाना नहीं होता। असल में वे आपको मनोवैज्ञानिक रूप से बातचीत कर देते हैं कि आप उन्हें डोनेशन दें, और आप ऐसा करते भी हैं क्योंकि आप उनके दिए गए उपहार को अनदेखा नहीं कर सकते। रेसिप्रोसिटी का बुरा पक्ष। रेसिप्रोसिटी का एक गहरा पक्ष भी है। यही आदान प्रदान बदले की भावना में बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो बदले में आपके मन में भी उनके खिलाफ कुछ करने की भावना जागती है। यह रिवेंज की शुरुआत है। एक और उदाहरण, कई बार आपने देखा होगा कि दोस्तों के बीच एक डिनर पार्टी आयोजित होती है। एक दोस्त आपको खाने पर बुलाता है। आप अगले ही हफ्ते अपने ऊपर एक पार्टी रखने के लिए दबाव महसूस करते हैं। यह रेसिप्रोसिटी के दबाव का क्लासिक उदाहरण है। रेसिप्रोसिटी से बचने के उपाय। मुफ्त चीजों से बचें। अगर कोई आपको मुफ्त गिफ्ट या ऑफर देता है तो पहले सोचें कि उनके इरादे क्या हो सकते हैं। डुओ, किसी भी कर्ज के दबाव से बचें। हर चीज को व्यापारिक नजरिए से देखें। किसी का एहसान मानना और उसकी जिम्मेदारी महसूस करना अलग बात है। 3 अपना दृष्टिकोण साफ रखें। अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो करें, लेकिन खुद को अनावश्यक दबाव में न डालें। चैप्टर 7 कन्फर्मेशन बायस पार्ट 1, खास केस से सावधान रहें। दोस्तों,
एक बहुत बड़ा भ्रम होता है जिसे हम कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। ये वह स्थिति है जिसमें हम अपनी मान्यताओं को सही साबित करने के लिए केवल उन्हीं तथ्यों को देखते हैं जो हमें सहारा देते हैं। इसका मतलब है कि जो चीजें हमारी सोच से मेल खाती हैं, हम उन्हीं पर विश्वास कर लेते हैं, बाकी को अनदेखा कर देते हैं। कन्फर्मेशन बायस का असर। कन्फर्मेशन बायस हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। मान लीजिए आप मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ मेहनती लोग सफल होते हैं, तो जब भी आपको मेहनती इंसान की सफलता दिखेगी, आप उसे अपनी सोच के समर्थन में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई आलसी व्यक्ति अमीर बन जाए, तो आप उसे नजरअंदाज कर देंगे। एक उदाहरण। सोचिए कि एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को लगता है कि XYZ कंपनी हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती है। वह केवल उन्हीं खबरों पर ध्यान देगा जो XYZ कंपनी के लिए सकारात्मक होंगी। नकारात्मक खबरों को वह नजरअंदाज कर देगा। इसका परिणाम है गलत निवेश और संभावित घाटा। कैसे बचें? हर जानकारी को तटस्थ होकर देखें। किसी भी खबर या जानकारी को अपनी पूर्वधारणाओं के चश्मे से न देखें। टा अन्य दृष्टिकोण अपनाएं। उन लोगों से बात करें जो आपसे अलग सोचते हैं। यह आपकी सोच को और मजबूत बनाएगा। 3. खुद को चुनौती दें। अपनी मान्यताओं को लिखें और उन पर सवाल उठाएं। अगर आपको किसी बात का समर्थन मिलता है, तो इसके उल्ट प्रमाण खोजें। चैप्टर 8 कन्फर्मेशन बायस पार्ट 2। अपनी मान्यताओं को खत्म सोच को परखें। कन्फर्मेशन बायस का अगला चरण है कि हम अपने प्यारे विश्वासों को खत्म करें। यह बहुत कठिन काम है, क्योंकि हमें अपनी मान्यताएं और विचार पुराने दोस्त जैसे लगते हैं। एक उदाहरण। अगर आपको यह मानना है कि सभी राजनेता भ्रष्ट होते हैं, तो आप केवल उन्हीं खबरों को पढ़ेंगे जो इस बात का समर्थन करती हैं। लेकिन अगर आप निष्पक्ष होकर देखें, तो शायद आपको ऐसे राजनेता भी मिले जो ईमानदार हैं। इंटरनेट और कन्फर्मेशन बायस। इंटरनेट इस समस्या को और बढ़ा देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपकी पुरानी खोज और रुचियों के आधार पर ही सामग्री दिखाते हैं। कैसे बचें? विभिन्न स्रोतों से जानकारी पढ़ें। केवल अपने पसंदीदा ब्लॉग पर निर्भर न रहें। स्वयं पर सवाल करें। अपनी मान्यताओं की वैधता पर सवाल उठाएं। हर बदलने के लिए तैयार रहें। अगर आपको नई जानकारी मिलती है, तो अपनी पुरानी सोच को छोड़ने में झिझक न करें। चैप्टर 9 अथॉरिटी बायस। अधिकारों को चुनौती। दोस्तों, जब हम अथॉरिटी बायस की बात करते हैं, तो इसका मतलब है हम किसी भी व्यक्ति या संस्था के अधिकार से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। एक उदाहरण। सोचिए, डॉक्टर ने आपको एक दवाई लेने को कहा। बिना जांच पड़ताल किए आप उसे तुरंत ले लेते हैं, जबकि हो सकता है वह दवाई आपकी समस्या के लिए सही न हो। अथॉरिटी बायस से खतरे। अगर आप किसी अधिकारी की बात पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, तो गलत फैसले की संभावना बढ़ जाती है। कमजोर आवाजें दब जाती हैं। संगठनों में जब बड़े अधिकारी अपनी राय रखते हैं, तो छोटे कर्मचारी अपनी बात नहीं रखते, जिससे नए विचारों का विकास रुक जाता है। कैसे बचें? सवाल पूछें। अधिकारियों से सवाल पूछने में झिझक न करें। स्वतंत्र रूप से सोचें। हर बात को तर्क और प्रमाण के आधार पर जांचें। अन्य राय सुने। सिर्फ एक व्यक्ति की राय न माने, दूसरों से भी चर्चा करें। चैप्टर 10 कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। तुलना की भूल। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट वह स्थिति है जिसमें हम किसी चीज की सुंदरता, कीमत या मूल्य का आकलन उसके आसपास की चीजों से तुलना करके करते हैं। एक उदाहरण। अगर आप अपने बेहद खूबसूरत दोस्तों के साथ पार्टी में जाते हैं, तो आपकी तुलना उनसे की जाएगी। ये आपकी आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट के नुकसान। गलत फैसले। अगर किसी प्रोडक्ट को सस्ते प्रोडक्ट के साथ रखा जाए, तो वह ज्यादा महंगा लगता है। आत्मसम्मान पर असर। हम अक्सर खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कम हो सकता है। कैसे बचें? निर्णय अलग अलग करें। हर चीज का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर करें, न कि तुलना से। आत्म मूल्य बढ़ाएं। खुद पर ध्यान दें और अपनी ताकत को पहचानें। छोटी बड़ी चीजों को स्वीकारें। वे छोटे बदलावों को भी स्वीकार करें और उनके महत्व को समझें। चैप्टर 11 अविलुप्ता पूर्वाग्रह। गलत नक्शा भी बेहतर लगता है जब कोई नक्शा न हो। हम जो दुनिया देखते हैं, उसे अपनी यादों और उपलब्ध उदाहरणों से ही बनाते हैं। हमारे दिमाग में जो चीज सबसे आसानी से आती है, वह हमें सबसे सही लगती है, चाहे वह सच न हो। उदाहरण,
हवाई दुर्घटनाओं की खबरें ज़्यादा सुनने या देखने के कारण हमें लगता है कि प्लेन में सफ़र करना खतरनाक है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं से मरने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा है। इंटरनेट पर डरावनी खबरें या नकारात्मक विचार हमें लगता है कि दुनिया ज़्यादा खराब हो रही है, लेकिन हकीकत में हर दौर में अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। डब्ल्यूओ के अनुसार डायबिटीज़ से मरने वालों की संख्या हवाई दुर्घटनाओं की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक है, लेकिन हमारा ध्यान डायबिटीज़ के बजाय नाटकीय घटनाओं पर जाता है। डॉक्टर और कंसल्टेंट्स अक्सर उन्हीं समस्याओं को समझते हैं जो वे पहले से जानते हैं। नई समस्याओं को पहचानने में उनका ध्यान कम होता है। अपने निर्णयों में सिर्फ उन चीज़ों पर भरोसा न करें जो आसानी से याद आ रही है। आंकड़ों और तथ्यों की जांच कर उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनके अनुभव आपसे अलग हैं, ताकि आपकी सोच का दायरा बढ़ सके। अपने जीवन और व्यवसाय में नाटकीय घटनाओं के बजाय मौन खतरों पर ध्यान। 12वां, The it'll get worse before it gets better fallacy। कोई कहे कि पहले चीजें खराब होंगी और फिर सुधरेंगी, तो अलार्म बजना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि कोई समस्या पहले और खराब होगी और फिर खुद ब खुद सुधर जाएगी। ये विचार अक्सर हमें भ्रमित कर सकता है। उदाहरण, निवेश में जब कोई कहता है कि अभी नुकसान होगा लेकिन लंबे समय में फायदा मिलेगा, तो इस बात की जांच करना जरूरी है। क्या वाकई फायदे की गारंटी है या ये सिर्फ एक अनुमान है? धार्मिक या दार्शनिक विचारों में कई बार ये कहा जाता है कि दुनिया पहले खराब होगी, फिर स्वर्ग जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसे दावे अक्सर बिना ठोस आधार के होते हैं। इसे कैसे उपयोग करें? हर बार कोई दर्द कोई लाभ नहीं वाली सोच को सही मानने से पहले सोचिए। उन समस्याओं का समाधान खोजें जिनमें सुधार तत्काल संभव है। दीर्घकालिक परिणामों की संभावना पर यथार्थवादी दृष्टिकोण रखें। चैप्टर 13, सच्ची कहानियां भी कई बार परियों की कहानियों जैसी होती है। हम इंसान कहानियों के बिना नहीं रह सकते, लेकिन कहानियां, चाहे वे सच्ची हो, हमेशा पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। उदाहरण, यदि आपको बताया जाए कि किसी आदमी ने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया, तो यह कहानी आकर्षक लगेगी। लेकिन अगर उसके संघर्ष की गहराई को ना समझा जाए, तो आप केवल एक रोमांटिक वर्जन देख रहे हैं। ब्रांड मार्केटिंग में कंपनियां अपनी स्टोरी बताकर भावनात्मक जुड़ाव बनाती हैं, लेकिन वे कई बार असली मुद्दे छिपा देती हैं। कहानियां अक्सर हमें ऐसा विश्वास देती हैं कि घटनाएं एक क्रम में होती है, लेकिन वास्तविकता में वे बेतरतीब होती हैं। इसे कैसे उपयोग करें? जब कोई कहानी सुने तो सोचें, कहानी के पीछे कौन है, उनका इरादा क्या है। अपनी खुद की लाइफ स्टोरी को भी देखें कि क्या आप चीजों को अधिक सरल बना रहे हैं। अपने निर्णयों को तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लें, केवल कहानियों के आधार पर नहीं। 14वां, हाइंडसाइट अनुभवों से पूर्वाग्रह। मैंने पहले ही कहा था, हिंडसाइट बायस में हम सोचते हैं कि हमने भविष्य को पहले ही सही अनुमान लगाया था, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। जब कोई क्रिकेट टीम जीतती है तो कई लोग कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि ये टीम जीतेगी। लेकिन क्या उन्होंने सच में ऐसा सोचा था, या ये जीत के बाद उनकी सोच है? निवेशक अक्सर कहते हैं कि मुझे पता था कि शेयर बाजार बढ़ेगा, लेकिन असल में उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस पूर्वाग्रह के कारण हम अपने ज्ञान को अधिक आंकते हैं और अनावश्यक जोखिम उठाते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स समय पर और बजट में पूरे नहीं होते। इसे कैसे उपयोग करें? एक डायरी रखें और अपने अनुमान लिखें। समय के साथ जांचें कि वे कितने सटीक थे। इतिहास पढ़ें, खासकर व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे डायरियां और पत्र, क्योंकि वे वास्तविकता के करीब होती हैं। अगर आप समाचार पढ़ना चाहते हैं तो 5 साल पुराने समाचार पढ़ें। आप देखेंगे कि दुनिया कितनी अप्रत्याशित है। 15वां, ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट, अति आत्मविश्वास प्रभाव। हम अपने ज्ञान और क्षमता को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट के तहत हम अपनी क्षमताओं को वास्तविकता से अधिक समझते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस में निवेश का औसत रिटर्न नेगेटिव होता है, फिर भी लोग रेस्टोरेंट खोलते रहते हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट समय पर और बजट के भीतर पूरे नहीं होते। ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट पुरुषों में अधिक देखा गया है, लेकिन यह महिलाओं में भी हो सकता है। अपने निर्णयों को चुनौती दें। विशेषज्ञों के पूर्वानुमानों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। जोखिम लेने से पहले वास्तविकता को समझें। अपने ज्ञान और कौशल को हमेशा सुधारने पर ध्यान दें।
इन सभी बिंदुओं से हमें यह समझ में आता है कि हमारी सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई तरह के पूर्वाग्रह और गलतफहमियां शामिल हो सकती हैं। लेकिन इन पूर्वाग्रहों को पहचानकर और सही तरीके से काम लेकर हम अपने जीवन और व्यवसाय को बेहतर बना सकते हैं। 16 ड्राइवर नॉलेज न्यूज एंकर्स को सीरियसली मत लो। दो तरह की नॉलेज होती है। 1 असल नॉलेज गहरी समझ के साथ हासिल की जाती है। ड्राइवर नॉलेज जो सिर्फ दिखाने और सुनाने के लिए होती है, लेकिन इसमें गहराई नहीं होती। दोनों के बीच फर्क करना मुश्किल हो सकता है। न्यूज एंकर्स के मामले में ये फर्क करना आसान है, लेकिन जर्नलिस्ट्स, कंसल्टेंट्स या स्पीकर्स के मामले में ये थोड़ा मुश्किल है। अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को पहचानो, वही खेलो जहां तुम्हारी असली समझ है। जो चीज सर्कल के बाहर है उसे आंशिक रूप से समझना खतरनाक हो सकता है। याद रखो, सर्कल बड़ा होना जरूरी नहीं, बस उसकी सीमा पता होनी चाहिए। ड्राइवर नॉलेज को पहचानने का तरीका। असली एक्सपर्ट्स अपनी लिमिट्स को जानते हैं। वे बिना झिझक ये कहते हैं, मुझे नहीं पता। ऐसे लोग डोग नहीं करते। 17 कंट्रोल का भ्रम। आप जितना सोचते हैं उतना कंट्रोल आपके पास नहीं है। किस्मत या परिणाम पर हमारा कम कंट्रोल है, लेकिन हम खुद को ऐसा मानना पसंद करते हैं। लॉटरी में लोग अपने नंबर चुनते हैं, सोचते हैं कि इससे उनकी जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। डाइस फेंकते समय लोग हाई नंबर लाने के लिए जोर से फेंकते हैं, जैसे इसे कुछ बदल जाएगा। ऐसे फेक कंट्रोल के उदाहरण लिफ्ट के डोर ओपन और डोर क्लोज बटन, इनमें से कई असल में काम ही नहीं करते। ऑफिस के फेक तापमान कंट्रोल डायल्स सिर्फ लोगों को फील गुड देने के लिए। असलियत पर फोकस करो। जो चीज आपके कंट्रोल में है उस पर ध्यान दो। बाकी के लिए जो होगा सो होगा वाली मानसिकता अपनाओ। 18 इंसेंटिव सुपर रिस्पॉन्स टेंडेंसी। अपने वकील को घंटों के हिसाब से मत पे करो। इंसेंटिव्स लोगों के व्यवहार को तेजी से बदलते हैं। उदाहरण, फ्रेंच उपनिवेशवादियों का हनोई में चूहा खत्म करने का नियम। हर मरे हुए चूहे के बदले इनाम देने का सिस्टम बनाया। चूहे खत्म हुए, लेकिन कई चूहे इनाम पाने के लिए पाले भी जाने लगे। मैनेजर्स और टारगेट्स। जब टारगेट्स को अचीव करने के लिए इनाम तय होते हैं, तो अक्सर टारगेट्स को कम कर दिया जाता है। इंसेंटिव्स का प्रभाव लोग वही करते हैं जो उनके फेवर में हो। अच्छे इंसेंटिव्स सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं होते, बल्कि इरादे और पुरस्कार को भी जोड़ते हैं। क्रूसेड्स, धर्मयुद्ध। अगर जीवित लौटे तो युद्ध की सारी लूट मिलती, अगर मरे तो स्वर्ग मिलता। दोनों ही मामलों में इंसेंटिव क्लियर था। 19 औसत पर लौटने का नियम। डॉक्टर, कंसल्टेंट्स और मनोवैज्ञानिकों का संदिग्ध प्रभाव। सब चीजें अपने औसत पर लौटती है। पीठ दर्द, मौसम का रिकॉर्ड खराब समय या किसी स्टॉक का खराब प्रदर्शन, ये चीजें अक्सर समय के साथ अपने औसत स्तर पर लौट आती हैं। उदाहरण, जो स्टॉक्स पिछले 3 सालों में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वे अगले 3 सालों में शायद ही ऐसा करेंगे। रिग्रेशन टू द मीन एरर से बचें। हर चीज जो ऊपर या नीचे जाती है आखिरकार औसत की ओर लौटती। किसी भी पैटर्न को बिना अच्छे कारण के न माने। 20 परिणाम पूर्वाग्रह। कभी भी निर्णय को उसके परिणाम से मत आंको। हम फैसलों को उनके परिणामों के आधार पर जज करते हैं। एक सही फैसला भी खराब परिणाम दे सकता है, और एक गलत फैसला भी कभी अच्छा परिणाम दे सकता है। उदाहरण, पर्ल हार्बर हमला। आज के नजरिए से ऐसा लगता है कि हमला स्पष्ट रूप से होने वाला था, लेकिन 19 स्क्वाड्रन में संकेतों के बीच बहुत विरोधाभास था। निर्णय को आंकने के लिए उस समय उपलब्ध जानकारी को ही आधार बनाना चाहिए। पाठ, किसी भी फैसले को सिर्फ परिणाम से मत आंके, खासकर जब रैंडमनेस और बाहरी फैक्टर्स का बड़ा रोल हो। अगर आपके निर्णय लेने के कारण समझदारी भरे थे, तो उस प्रक्रिया पर टिके रहें। 21 चॉइस का विरोधाभास कम में ही ज्यादा है। हम हर जगह विकल्पों की बमबारी का सामना करते हैं, चाहे ये ऑनलाइन शॉपिंग हो, रेस्टोरेंट में मेनू चुनना हो, या फिर करियर के विकल्प। अधिक विकल्प होने से एक खुशी का एहसास होता है, लेकिन जब विकल्प बहुत अधिक हो जाते हैं तो ये हमारी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। ज्यादा विकल्प होने से हम हमेशा सर्वश्रेष्ठ खोजने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में निर्णय लेने का आनंद खो बैठते हैं। शादी या पार्टनर चुनने के लिए आजकल लोग डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं। वहां हजारों प्रोफाइल देखकर किसी को यह समझ नहीं आता कि सही पार्टनर कौन है।
सलाह 1, गुड इनफ को अपनाएं। हर बार परफेक्ट निर्णय लेने की कोशिश न करें। अच्छे विकल्प को अपनाना भी एक समझदारी है। डा, अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करें। निर्णय लेने से पहले अपनी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं की सूची बनाएं और केवल उन्हीं विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करें। ओवरथिंकिंग बचें। याद रखें, कोई भी निर्णय पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकता। सादगी को महत्व दें। कम विकल्पों में से चुनने की कोशिश करें। बायस, लाइकिंग बायस। आप मुझे पसंद करते हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ। लाइकिंग बायस हमारे व्यवहार में गहराई से निहित है। हम उन लोगों की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं जो हमें पसंद करते हैं या हमारी तरह दिखते हैं। यही कारण है कि सेल्स, राजनीति और रिश्तों में पसंद होना इतना महत्वपूर्ण है। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उनसे कुछ खरीदने या उनकी मदद करने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण 1, एक ब्रांड जो ग्राहक को व्यक्तिगत ईमेल और कस्टमाइज्ड ऑफर्स भेजता है, वह अपने ग्राहक का विश्वास जीत लेता है। 2, एक राजनेता जो लोगों की तारीफ करता है और उनके मुद्दों को व्यक्तिगत रूप से सुनता है, वह चुनाव में अधिक वोट पाता है। सेल्समैन जो ग्राहक के साथ मित्रवत व्यवहार करता है, उसे ना सुनने की संभावना कम होती है। सलाह, सच्चाई से तारीफ करें। तारीफ करना प्रभावी है, लेकिन वह सच्ची होनी चाहिए। आकर्षक और दोस्ताना बने। दूसरों से जुड़े रहने के लिए आत्मविश्वास और मुस्कान का इस्तेमाल करें। लोगों के साथ ईमानदार और खुले रहें। दिखावा करने से बचें क्योंकि ये लंबे समय तक प्रभाव नहीं डालता। समानताएं खोजें। बातचीत में समान विचार और रुचियां खोजें, इससे कनेक्शन बेहतर बनता है। 23, चीज़ों से चिपकने की आदत। एंडाउमेंट इफेक्ट हमें अपनी चीज़ों को दूसरों के मुकाबले अधिक मूल्यवान समझने पर मजबूर करता है। जैसे ही हम किसी चीज़ के मालिक बनते हैं, उसका भावनात्मक मूल्य बढ़ जाता है। ये प्रभाव रियल एस्टेट से लेकर व्यक्तिगत वस्त्रों तक हर जगह देखा जाता है। इसके कारण लोग चीज़ें बेचने में हिचकते हैं या उनका सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। उदाहरण 1, एक घर का मालिक अपनी संपत्ति को बाजार से अधिक कीमत पर बेचने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास उस जगह से भावनात्मक जुड़ाव है। 2, किसी ने एक कार खरीदी और कुछ महीनों बाद उसे बेचने की कोशिश की। वह कार को खरीदने की कीमत से अधिक में बेचना चाहता है, भले ही उसका मूल्य कम हो चुका हो। पुराने कपड़े और फर्नीचर रखने की आदत, भले ही उनकी कोई ज़रूरत न हो, ये भी इसी प्रभाव का हिस्सा है। सलाह, तटस्थ मूल्यांकन करें। अपने सामान का मूल्य तय करते समय व्यक्तिगत जुड़ाव को हटाकर तटस्थ दृष्टिकोण अपनाएं। अनावश्यक चीज़ों को त्यागें। ज़रूरत से ज़्यादा सामान रखने की बजाय जो उपयोगी न हो, उसे दान या बेच दें। निर्णय के लिए लिखित मानदंड तय करें। अपने निर्णय तर्कसंगत बनाने के लिए क्राइटेरिया लिखें और उसी पर टिके रहें। ऑन जोर, समझे कि चीज़ें अस्थायी हैं। अपने सामान को ब्रह्मांड का तोहफा समझें, जिसे समय आने पर दूसरों को देना या छोड़ना चाहिए। 24, वो संयोग, असंभव भी संभव है। संयोग का मतलब होता है असंभव लगने वाली घटनाओं का होना। लोग अक्सर इन घटनाओं को चमत्कार मानते हैं, जबकि वे संभावनाओं का हिस्सा होती हैं। कई बार हम परिणामों को देखकर निर्णय को गलत ठहराते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि बाहरी कारक और यादृच्छिकता, रैंडमनेस, भी इसमें भूमिका निभाते हैं। उदाहरण, किसी ने अपना पुराना दोस्त अचानक किसी दूसरे देश में देखा। ये एक संयोग हो सकता है। किसी लॉटरी टिकट धारक का जीतना असंभव लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह संभावनाओं पर आधारित है। एक बिजनेस डील फेल हो जाती है क्योंकि वैश्विक बाजार में बदलाव हुआ। ये निर्णय की गलती नहीं, बल्कि बाहरी कारक है। सलाह, अपने निर्णय की प्रक्रिया को बेहतर बनाएं, न कि केवल परिणाम पर ध्यान दें। आदि संयोगों को सामान्य मानें, इन्हें जीवन का हिस्सा समझें, न कि इन्हें चमत्कार या दुर्भाग्य। खुद को दोषी न मानें। जब बाहरी परिस्थितियां परिणाम को प्रभावित करती हैं, तो खुद को दोष देना छोड़ें। विनम्रता से स्वीकारें। अच्छे संयोग और बुरे परिणाम को स्वाभाविक मानें। 25, ग्रुप थिंक, सामूहिक सोच का खतरा। ग्रुप थिंक वह स्थिति है जहां एक समूह के लोग केवल टीम की सहमति बनाए रखने के लिए अपनी राय नहीं रखते। ये टीम को जोखिम भरे निर्णय लेने की ओर ले जा सकता है, क्योंकि सभी लोग किसी भी कीमत पर टीम भावना को बनाए रखना चाहते हैं। उदाहरण, एक कंपनी ने बाजार में खराब प्रोडक्ट लॉन्च किया क्योंकि किसी ने यह कहने की हिम्मत नहीं कि यह विचार गलत है।
एक क्रिकेट टीम गलत रणनीति अपनाती है क्योंकि कोई भी सदस्य कोच की योजना के खिलाफ नहीं बोलता। 3. परिवार या दोस्तों के समूह में कोई सदस्य चुप रहता है ताकि दूसरों की भावनाएं आहत न हो। सलाह: डिविल्स एडवोकेट नियुक्त करें। टीम में किसी को विरोधी दृष्टिकोण रखने की जिम्मेदारी दें। खुला संवाद प्रोत्साहित करें। हर किसी की राय को सुने और उसे महत्व दें। समूह के बाहर से सलाह लें। बाहरी व्यक्ति का दृष्टिकोण अक्सर निष्पक्ष होता है, तो भय को खत्म करें। यह सुनिश्चित करें कि लोग बिना डर के अपनी राय व्यक्त कर सकें। 26. संभाव्यता की अनदेखी। क्यों आप जल्द ही मेगा ट्रिलियंस खेलेंगे? तथ्य: इंसान का दिमाग संभाविबिलिटी को समझने में अक्सर गलती करता है। जब भी कोई दुर्लभ घटना होती है, जैसे प्लेन क्रैश, हम डर के कारण अपनी सामान्य गतिविधियों में बदलाव कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्लेन क्रैश होता है तो लोग फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं और सड़क यात्रा करना पसंद करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्लेन क्रैश होने की संभावना पहले जैसी ही रहती है या कभी-कभी और कम हो जाती है, क्योंकि सुरक्षा मापदंड और कड़े हो जाते हैं। इसी तरह लोग छोटे-छोटे संभावित खतरों जैसे खाद्य रसायनों की % संभावना से भी उतना ही डरते हैं जितना 8% खतरे से। उदाहरण: मान लीजिए आप किसी लॉटरी में टिकट खरीदते हैं जिसमें जीतने की संभावना 0.6% है। आपको पता है कि संभावना बेहद कम है, लेकिन आप फिर भी ये सोचकर पैसा लगाते हैं कि शायद आप लकी निकलेंगे। इसी तरह अगर किसी जहाज पर हमला होता है तो लोग समुद्री यात्रा करना बंद कर देते हैं, जबकि हमला होने की संभावना लगभग न के बराबर है। सुझाव: डेटा और तथ्यों पर आधारित निर्णय लें, न कि डर या भावना के आधार पर। संभाव्यता को सही से समझें और ये जानें कि दुर्लभ घटनाएं संभव तो हैं, लेकिन अत्यधिक असंभावित भी हैं। जोखिम का मूल्यांकन करते समय घटनाओं की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, प्लेन से यात्रा करना अभी भी कार से ज्यादा सुरक्षित है। 27. कमी की गलती। क्यों जार में आखिरी कुकी आपका मन ललचाती है? जब किसी वस्तु की उपलब्धता सीमित हो जाती है तो हमारी रुचि उसमें बढ़ जाती है। ये मानव स्वभाव है कि हम उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो दुर्लभ होती है। इसे स्केर्सिटी एरर कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी दुकान में लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स रखे जाए तो लोग उसे खरीदने के लिए लाइन लगा देते हैं, भले ही उन्हें उसकी असल में जरूरत न हो। उदाहरण: एक आर्ट गैलरी में अगर कुछ पेंटिंग्स के नीचे सोल्ड का रेड डॉट लगाया जाए तो बची हुई पेंटिंग्स की मांग अचानक बढ़ जाती है। पुराने सिक्के या डाक टिकट जो अब चलन में नहीं हैं, उनकी कीमत अचानक बढ़ जाती है क्योंकि वे दुर्लभ हो जाते हैं। लिमिटेड एडिशन जूतों, मोबाइल फोन या कपड़ों का क्रेज इसलिए होता है क्योंकि वे सभी को नहीं मिल पाते। सुझाव: खरीदारी करते समय यह सोचें कि क्या आप वाकई उस चीज को चाहते हैं या सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वह लिमिटेड है। अपने निर्णय को स्केर्सिटी के भावनात्मक दबाव से मुक्त रखें। मार्केटिंग के इस ट्रिक को समझें और अपने दिमाग को शांत रखें। खुद को ये याद दिलाएं कि जो चीज दुर्लभ है वह हमेशा उपयोगी नहीं होती। 28. आधार दर की अनदेखी। जब आप खुरों की आवाज सुने तो जेब्रा की उम्मीद न करें। तथ्य: जब भी हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग साधारण और सामान्य चीजों की बजाय दुर्लभ और असाधारण संभावनाओं की ओर झुक जाता है। इसे बेस रेट निग्लेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि हम सामान्य संभावनाओं को नजरअंदाज करके असामान्य और अविश्वसनीय चीजों की उम्मीद करने लगते हैं। उदाहरण: अगर डॉक्टर को बुखार, खांसी और सिरदर्द वाले मरीज को देखना हो तो वह सबसे पहले सामान्य फ्लू या सर्दी का अनुमान लगाएगा। अगर डॉक्टर सीधे किसी दुर्लभ बीमारी का शक करने लगे तो यह आधार दर की अनदेखी होगी। बिजनेस स्कूल के छात्र जब ये पूछे जाने पर कि वे खुद को कहाँ देखते हैं, जवाब देते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीईओ के रूप में, तो ये एक आम धारणा बन जाती है। लेकिन सच ये है कि फॉर्च्यून 500 कंपनी का सीईओ बनने की संभावना 0.0% से भी कम है। हमेशा सामान्य और साधारण संभावनाओं पर ध्यान दें और अपनी उम्मीदों को वास्तविकता के करीब रखें। समस्या को हल करते समय डेटा और तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करें। असाधारण परिणामों की बजाय साधारण विकल्पों पर विचार करें। 29. जुआरी की गलती। क्यों ब्रह्मांड का संतुलन बलवानी है? जब भी हम स्वतंत्र घटनाओं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम गैम्बलर्स फैलेसी का शिकार हो जाते हैं।
इसका मतलब है कि हम ये मानने लगते हैं कि अतीत की घटनाएं भविष्य को प्रभावित करेंगी, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। उदाहरण, अगर एक सिक्का 3 बार उछाला जाए और हर बार हेड्स आए तो लोग सोचने लगते हैं कि अगली बार टेल्स आएगा। लेकिन सच ये है कि हर बार हेड्स और टेल्स की संभावना G% ही होती है। हर अगर किसी जुए में लाल रंग कई बार आया हो तो लोग ये मानने लगते हैं कि अगला नंबर काला होगा। सुझाव, स्वतंत्र घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश ना करें। हर घटना को अपने आप में स्वतंत्र माने और वैज्ञानिक सोच अपनाएं। यह समझें कि what goes around comes around हर स्थिति में सही नहीं होता। 30 एंकरिंग, क्यों फॉर्च्यून का पहिया हमारा दिमाग घुमा देता है। जब भी हमें किसी चीज का अनुमान लगाना होता है तो हम एंकरिंग का शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी शुरुआती जानकारी एंकर को आधार बनाकर अनुमान लगाते हैं। दुर्भाग्य से ये एंकरिंग कई बार हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है। सुझाव, किसी भी निर्णय से पहले उसकी असली कीमत या मूल्य का विश्लेषण करें। खुद से पूछें, क्या ये कीमत वाकई उचित है। एंकरिंग से बचने के लिए ज्यादा विकल्पों पर विचार करें और तुलना करें। 31 इंडक्शन, कैसे लोगों से उनके लाखों छुड़वाएं। एक किसान रोज एक हंस को दाना खिलाता है। शुरुआत में हंस सोचता है, ये मुझे क्यों खिला रहा है, जरूर कोई चाल है। फिर कुछ समय बाद वह सोचने लगता है, किसान मेरा भला चाहता है। महीनों तक वह किसान पर भरोसा करना सीख जाता है। फिर आता है क्रिसमस का दिन। किसान उसे उसके बाड़े से बाहर निकालता है और उसे काट देता है। हंस इंडक्शन की सोच का शिकार हो जाता है। इंडक्शन का मतलब है कि हम अतीत में जो देखा है उसी को भविष्य के लिए सच मान लेते हैं। यह सोच हमें कई बार धोखा दे सकती है। उदाहरण, इंडक्शन का यह सिद्धांत सिर्फ हंस पर नहीं बल्कि इंसानों पर भी लागू होता है। मान लीजिए कोई शेयर का दाम लगातार बढ़ रहा है। लोग सोचते हैं कि यह हमेशा बढ़ता रहेगा और बिना सोचे समझे उसमें निवेश कर देते हैं। अचानक शेयर बाजार गिरता है और सारा पैसा डूब जाता है। हम हवाई जहाज में बैठते वक्त मान लेते हैं कि वायुगतिकी के नियम हमेशा वैध रहेंगे। ये इंडक्शन है। लेकिन हर बार जो हमने पहले देखा है वह भविष्य में भी वैसा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। सलाह, यह मानकर न चले कि जो अतीत में हुआ है वही भविष्य में होगा। हमेशा याद रखें कि निश्चितता अस्थायी होती है। कुछ भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है, ऐसा सिवाय मृत्यु और करों के। कई बार जो हमें सुरक्षित और विश्वसनीय लगता है वह सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। इंडक्शन सोच से बचने के लिए चीजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें और हर कदम पर सवाल पूछें। 32 नुकसान से बचाव, क्यों बुरा अच्छाई से ज्यादा असर करता है। हमारा दिमाग नुकसान को अच्छे से ज्यादा प्रभावशाली मानता है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों के समय में एक छोटी सी गलती का मतलब था मौत। इसलिए हम नुकसान से ज्यादा डरते हैं और मुनाफे की तुलना में इसे ज्यादा महत्व देते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कोई निवेश योजना आपको हर महीने 5,000 का फायदा देने का वादा करती है, लेकिन 1% मौका है कि आप 10 लाख खो सकते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग इस योजना में निवेश नहीं करेंगे। ये नुकसान से बचाव सोच है। हम एक छोटी हानि को टालने के लिए बड़ा मुनाफा छोड़ देते हैं। कर्मचारी अक्सर जोखिम लेने से बचते हैं क्योंकि नौकरी में असफलता का मतलब हो सकता है पिंक स्लिप। अधिकांश लोग वही विकल्प चुनते हैं जिसमें नुकसान की संभावना सबसे कम हो। सलाह, अगर आप किसी को कुछ बेच रहे हैं तो बताएं कि आपकी चीज कैसे नुकसान से बचा सकती है। ध्यान दें कि हम गंवाने से ज्यादा डरते हैं बजाय कमाने की खुशी के। अपनी सोच को नुकसान के डर से मुक्त करें और जोखिम को एक अवसर की तरह देखें। 33 सामाजिक आलस्य, टीमों में मेहनत क्यों कम हो जाती है। जब दो लोग एक साथ कोई गाड़ी खींचते हैं तो उनकी व्यक्तिगत ताकत 10% रह जाती है। यह सोशल लोफिंग या सामाजिक आलस्य कहलाता है। उदाहरण, सरकारी विभागों में अक्सर कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होती है, फिर भी काम धीमा होता है क्योंकि कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी महसूस नहीं करता। बड़ी टीमों में हर कोई सोचता है कि मेरे अलावा कोई और कर देगा। यही कारण है कि ज्यादातर टीम परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं होती। जितनी बड़ी टीम होती है उतना ही आलस्य बढ़ता है। समूह में जिम्मेदारी बंटने से हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जवाबदेही कम हो जाती है। बड़े समूह में लोग मानसिक रूप से भी सुस्त हो जाते हैं। सलाह, टीम में जिम्मेदारी तय करें। हर व्यक्ति का योगदान साफ साफ दिखे ताकि कोई बहाना न बना सके।
नेतृत्व करते समय प्रदर्शन को प्राथमिकता दें और समूह निर्णयों की समीक्षा करें। 34 घातीय वृद्धि। एक कागज की शीट से चौंकने तक हम लिनियर या रैखिक वृद्धि को समझते हैं, लेकिन घातीय वृद्धि को नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों को इसकी जरूरत नहीं थी। मान लीजिए अगर एक कागज की शीट को 50 बार मोड़ा जा सके तो उसकी मोटाई चंद्रमा तक पहुंच जाएगी। यह घातीय वृद्धि है। उदाहरण, अगर महंगाई 5% सालाना है तो कीमतें 14 साल में दोगुनी हो जाएंगी। एक जीवाणु अगर हर 20 मिनट में विभाजित होता है तो कुछ ही दिनों में वह पूरी पृथ्वी को ढक लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। कोई भी चीज अनंत काल तक घातीय रूप से नहीं बढ़ती। घातीय वृद्धि की अनदेखी अक्सर राजनेता, अर्थशास्त्री और पत्रकार करते हैं। सलाह: घातीय वृद्धि को समझें और अपनी योजनाओं में इसे शामिल करें। नीतियां बनाते समय संसाधनों की सीमाओं को ध्यान में रखें। कभी भी अपनी धारणा पर भरोसा न करें, गणना करें। 35 विजेता का अभिशाप। अपनी उत्सुकता पर काबू रखें। विजेता का अभिशाप का मतलब है कि नीलामी का विजेता अक्सर सबसे बड़ा हारा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा भुगतान किया। उदाहरण, टेलीकॉम कंपनियों ने सेलफोन फ्रीक्वेंसी के लिए बोली लगाई। उन्होंने ज्यादा भुगतान किया और दिवालिया हो गई। आधे से ज्यादा अधिग्रहण मूल्य नष्ट कर देते हैं। हम प्रतिस्पर्धा में अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए ज्यादा भुगतान करते हैं। नीलामी में शामिल होना अक्सर घाटे का सौदा होता है। विजेता का अभिशाप अक्सर भावनाओं और अहंकार के कारण होता है। सलाह: किसी नीलामी में भाग तो अधिकतम कीमत तय करें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और व्यावसायिक दृष्टिकोण से निर्णय लें। अगर संभव हो नीलामी से बचें और सीधे सौदे पर ध्यान दें। 36 मौलिक गुणात्मक त्रुटि। लेखक से यह मत पूछिए कि उपन्यास आत्मकथात्मक है या नहीं। हर कहानी के पीछे एक कल्पना, अनुभव या समाज की झलक होती है। तथ्य: शोध बताते हैं कि जब हम किसी के व्यवहार का आकलन करते हैं तो हम उनके व्यक्तिगत गुणों को अधिक महत्व देते हैं और उनकी परिस्थितियों को कम आंकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र परीक्षा में असफल होता है तो हम इसे उनकी क्षमता की कमी मान सकते हैं, लेकिन ये समझने में असफल हो जाते हैं कि हो सकता है उनके परिवार में कोई समस्या चल रही हो। एक और उदाहरण, जब कोई टीम खेल हारती है तो हम कप्तान को दोष देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि शायद टीम का प्रदर्शन खराब मौसम या बाहरी दबाव के कारण प्रभावित हुआ हो। सुझाव: व्यक्तिगत निर्णय लेते समय परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। अपनी सोच को व्यापक बनाएं और ये जानने की कोशिश करें कि कौन से बाहरी कारण परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बिजनेस में सफलता या असफलता केवल नेतृत्व पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मार्केट के ट्रेंड, उपभोक्ता की मांग और प्रतिस्पर्धा जैसे बाहरी कारकों पर भी निर्भर करती है। लेसन नंबर 37: क्यों आपको स्टार्क बच्चों को लाने वाली काल्पनिक चिड़िया पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कॉज और इफेक्ट को गलत तरीके से जोड़ने के कारण कई भ्रम उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक गांव में हर घर में हरे पेड़ हैं और उस गांव के बच्चों के परीक्षा परिणाम अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ अच्छे परिणाम के कारण है। शायद वहां के माता पिता शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक है। एलन ग्रीनस्पैन को अक्सर अमेरिका की आर्थिक सफलता के लिए श्रेय दिया जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि चीन के साथ अमेरिका का व्यापार और ग्लोबल मार्केट की परिस्थितियां ग्रीनस्पैन की नीतियों से अधिक प्रभावी रहीं। सुझाव: डेटा को सही तरीके से परखें और कारणों को तर्कसंगत रूप से समझें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि सुबह का योग करने से लोग अमीर बनते हैं, तो ये जांचें कि योग से स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, लेकिन अमीरी कई अन्य कारकों जैसे शिक्षा, अवसर और निवेश पर निर्भर करती है। निर्णय लेते समय सुनिश्चित करें कि जो कारण दिख रहा है वह सही कारण है या कोई और कारण है। 38 क्यों आकर्षक लोग करियर में तेजी से ऊपर चढ़ते हैं। शोध के अनुसार एक आकर्षक व्यक्ति के साथ हम अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं और उन्हें अधिक कुशल मानते हैं, भले ही उनकी योग्यता किसी और के समान ही हो। उदाहरण, एक इंटरव्यू में अगर कोई उम्मीदवार बहुत अच्छे कपड़े पहनता है और आत्मविश्वास से बात करता है तो उसका चयन होने की संभावना बढ़ जाती है, भले ही उसका प्रदर्शन औसत हो। दूसरी तरफ, एक नेगेटिव इंप्रेशन पूरे व्यक्तित्व को खराब कर सकता है। जैसे अगर कोई अच्छा काम करता है लेकिन एक बार गलती करता है तो हम उसकी पूरी छवि खराब मान लेते हैं। सुझाव: केवल बाहरी गुणों के आधार पर किसी की क्षमता का आकलन न करें।
सही मूल्यांकन के लिए एक समान मापदंड बनाएं। उदाहरण के लिए किसी टीम के प्रदर्शन को केवल लीडरशिप के आधार पर ना आंकें, बल्कि टीम वर्क, मार्केट ट्रेंड और संसाधनों को भी ध्यान में रखें। 40 पूर्वानुमान का भ्रम। अध्ययन बताते हैं कि विशेषज्ञों द्वारा किए गए पूर्वानुमान अक्सर गलत साबित होते हैं। मीडिया के विशेषज्ञ अक्सर अपने विचारों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, और जब उनका अनुमान गलत होता है तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। उदाहरण, मौसम के पूर्वानुमान में अक्सर त्रुटियां होती है क्योंकि यह कई अनियंत्रित कारकों पर निर्भर करता है। सुझाव: पूर्वानुमानों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। अपने निर्णय को बहुआयामी दृष्टिकोण से लें और हर स्थिति के लिए प्लान तैयार रखें। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है तो केवल विशेषज्ञों की राय पर भरोसा न करें। खुद रिसर्च करें और जोखिम को समझें। 41 संयोजन भ्रांति, विशिष्ट मामलों का धोखा। सहज और चेतन सोच के बीच का अंतर काफी गहरा होता है। सहज सोच तेज होती है लेकिन अक्सर हमें भ्रमित कर देती है, जबकि चेतन सोच अधिक तर्कपूर्ण और सटीक निर्णय लेने में मदद करती है। संयोजन भ्रांति तब होती है जब लोग मानते हैं कि दो विशिष्ट घटनाओं का एक साथ होना किसी एक सामान्य घटना की तुलना में अधिक संभावित है, जबकि ऐसा नहीं होता। यह भ्रम सांख्यिकी के नियमों को नजरअंदाज करने से पैदा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपसे कहा जाए कि लता नाम की महिला पढ़ी लिखी और अपने अधिकारों के लिए खड़ी होने वाली है, और फिर पूछा जाए कि लता क केवल एक बैंक कर्मचारी है या ख एक बैंक कर्मचारी और नारीवादी है, तो ज्यादातर लोग ख चुनेंगे। लेकिन सांख्यिकी के अनुसार केवल ख का सही उत्तर होना अधिक संभावित है, क्योंकि दोनों घटनाओं का एक साथ होना कम संभावना वाला होता है। शोध बताते हैं कि मानव मस्तिष्क सामान्य सोचने की बजाय विशेष घटनाओं को जोड़कर निष्कर्ष निकालने में ज्यादा झुकाव रखता है। उदाहरण, अगर कोई कहे कि एक खिलाड़ी का स्कोर अच्छा है क्योंकि वह फिट है और अच्छी प्रैक्टिस करता है, तो यह भ्रम हो सकता है। असल में केवल उसकी फिटनेस ही उसकी सफलता की वजह हो सकती है। इसी प्रकार, मान लीजिए आप किसी शहर में बारिश और ट्रैफिक जाम दोनों की संभावना पर विचार कर रहे हैं। जब लोग इन दोनों को जोड़ते हैं तो वे सोचते हैं कि बारिश के साथ ट्रैफिक जाम होना ज्यादा संभावित है, लेकिन बारिश और ट्रैफिक जाम तुलना में केवल बारिश का होना अधिक संभावित है। सुझाव: हमेशा सामान्य संभावना पर ध्यान दें। विशेष घटनाओं को जोड़ने से पहले सांख्यिकी और तर्क का इस्तेमाल करें। किसी भी निर्णय लेने से पहले सभी संभावनाओं को समझें और संयोजन भ्रांति से बचें। अपनी सहज सोच को तर्कपूर्ण सवालों से चुनौती दें। लेसन नंबर 42, ये क्या कहते हैं नहीं, कैसे कहते हैं पर निर्भरता है। फ्रेमिंग प्रभाव का मतलब है कि हम एक ही जैसी स्थिति पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर निर्भर करते हुए कि उसे कैसे प्रस्तुत किया गया है। यह हमारे निर्णयों और सोचने के तरीके को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। फ्रेमिंग का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है, चाहे वह विज्ञापन हो, राजनीति हो या हमारे रोजमर्रा के फैसले। उदाहरण, अगर एक मांस का पैकेट 99% फैट फ्री लिखा हो तो लोग इसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं, जबकि वही मांस 1% फैट लिखा होने पर कम आकर्षक लगता है, जबकि दोनों का मतलब एक ही है। युद्ध में मारे गए एक सैनिक को हमेशा एक नायक के रूप में पेश किया जाता है, चाहे उसने कितना भी गलत निर्णय लिया हो। फ्रेमिंग का प्रभाव हमारी भाषा, हमारे स्वर और हमारे शब्दों के चयन से बढ़ता है। उदाहरण, पिता, क्या मैं प्रार्थना करते समय धूम्रपान कर सकता हूं? ये पूछने पर नकारात्मक उत्तर मिलेगा, लेकिन अगर यही पूछा जाए, पिता, क्या मैं धूम्रपान करते समय प्रार्थना कर सकता हूं, तो शायद सकारात्मक उत्तर मिलेगा। कंपनियां अक्सर अपने उत्पादों को बेहतर विकल्प या कम हानिकारक के रूप में पेश करती हैं, भले ही उनका वास्तविक प्रभाव अलग हो। सुझाव: किसी भी जानकारी को तर्कपूर्ण तरीके से समझें और केवल फ्रेमिंग के आधार पर प्रतिक्रिया देने से बचें। अपने शब्दों और भाषा पर ध्यान दें। जब आप अपनी बात प्रस्तुत करें तो उसे सकारात्मक तरीके से फ्रेम करें। दूसरों के निर्णयों को समझते समय यह देखने का प्रयास करें कि इसे कैसे प्रस्तुत किया गया है और क्या वास्तविकता इससे भिन्न हो सकती है। 43 क्रियात्मक पक्षपात। क्यों देखना और इंतजार करना कठिन होता है? हम अक्सर परिस्थितियों में कुछ करने की तुलना में कुछ भी करने को प्राथमिकता देते हैं, भले ही वह कार्य बेकार ही क्यों न हो। तथ्य: शोध बताते हैं कि पेनल्टी शॉट्स में गोलकीपर ज्यादातर बाएं या दाएं कूदते हैं,
जबकि करीब एक तिहाई शॉट्स सीधे बीच में जाते हैं। कारण यह है कि कूदने का कार्य सक्रिय दिखता है, जबकि स्थिर खड़े रहना असहज और निष्क्रिय दिखता है। हमारे शिकारी संग्राहक पूर्वजों के समय में निर्णय लेने में देरी जानलेवा हो सकती थी। यही कारण है कि आज भी हम क्रिया को निष्क्रियता से बेहतर मानते हैं। दर्शन शास्त्री ब्लेज पास्कल ने कहा था, सभी मानवीय समस्याएं इस तथ्य से उत्पन्न होती हैं कि मनुष्य अकेले एक कमरे में चुपचाप नहीं बैठ सकता। उदाहरण, निवेश के समय लोग अक्सर बाजार में गिरावट के दौरान अपने शेयर बेच देते हैं, भले ही इंतजार करना बेहतर परिणाम दे सकता है। खेलों में खिलाड़ी अक्सर जल्दी फैसले लेते हैं ताकि वे सक्रिय दिखें, भले ही बेहतर परिणाम के लिए थोड़ा रुकना सही हो। सुझाव, सोच समझकर और धैर्यपूर्वक निर्णय लें। हमेशा क्रिया को समाधान के रूप में न देखें। निष्क्रियता को कमजोरी के रूप में देखने बजाय इसे समझदारी और रणनीति का हिस्सा मानें। खुद को याद दिलाएं कि कभी कभी कुछ न करना सबसे अच्छा निर्णय होता है। 44 चूक पक्षपात। क्यों आप समाधान या समस्या में से एक हैं? लोग अक्सर कार्रवाई के बजाय चूक को कम गंभीर मानते हैं, भले ही दोनों के परिणाम समान हो। अगर कोई दवा 80% लोगों को बचाती है और 20% को मार देती है, तो इसे मंजूरी देने से हिचकिचाहट होती है। लेकिन अगर किसी जीवन रक्षक उपाय को ना अपनाने से 20% लोग मर जाते हैं, तो इसे कम गंभीरता से लिया जाता है। सक्रिय इच्छा मृत्यु गैरकानूनी है, लेकिन जीवन रक्षक उपचार को रोकना कानूनी है। शोध बताते हैं कि हम उन कंपनियों को कम आलोचना करते हैं जो कोई उत्पाद विकसित नहीं करती, बजाय उन कंपनियों के जो खराब उत्पाद बनाती हैं। उदाहरण, कोयला संयंत्र में उत्सर्जन फिल्टर न लगाना कम आलोचना का सामना करता है, लेकिन लागत बचाने के लिए फिल्टर को हटा देना ज्यादा आलोचना का कारण बनता है। टीकाकरण न कराने वाले माता पिता को आमतौर पर उतनी आलोचना नहीं झेलनी पड़ती जितनी किसी गलत दवा को लेने वाले को। सुझाव, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लें, चाहे वह क्रिया हो या चूक। ये समझें कि कुछ न करना भी एक सक्रिय निर्णय है और इसके भी परिणाम होते हैं। दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। 45 आत्मसेवा पक्षपात से। दोष मुझ पर नहीं, हम अपनी सफलता का श्रेय खुद को देते हैं और अपनी असफलताओं के लिए बाहरी कारकों को दोषी ठहराते हैं। जब किसी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट अच्छी होती है तो इसका श्रेय सीईओ को दिया जाता है, लेकिन जब प्रदर्शन खराब होता है तो बाहरी कारक जैसे आर्थिक स्थिति, सरकारी नीतियां या वैश्विक व्यापार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। शोध बताते हैं कि ये पक्षपात हमारे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए होता है। उदाहरण, जब एक छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाता है तो वह अपनी मेहनत को कारण मानता है, लेकिन अगर वह असफल हो जाता है तो वह कठिन प्रश्न पत्र या शिक्षक को दोषी ठहराता है। कंपनियां अक्सर अपनी सफलता को अपनी रणनीतियों का परिणाम बताती हैं, लेकिन असफलता के लिए बाजार की स्थिति को दोष देती हैं। सुझाव, ईमानदार और निष्पक्ष आत्ममूल्यांकन करें। आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से लें और इसे सुधार का अवसर मानें। सफलता और असफलता दोनों में बाहरी और आंतरिक कारकों को संतुलित दृष्टिकोण से देखें। लेसन नंबर 46, हेडोनिस्टिक ट्रेडमिल। सावधान रहें कि आप क्या चाहते हैं। समझ आए? हेडोनिस्टिक ट्रेडमिल एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो ये बताती है कि जैसे जैसे हमारी इच्छाएं पूरी होती जाती हैं, हमारी संतुष्टि का स्तर स्थायी रूप से नहीं बढ़ता। हम एक बेहतर चीज की इच्छा करते हैं, उसे पाकर खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद हमें उसकी आदत पड़ जाती है और हम फिर से किसी और चीज की तलाश शुरू कर देते हैं। रिसर्च कहती है कि धन, सफलता और भौतिक चीजों के प्रति हमारी खुशी क्षणिक होती है। मनुष्य का मस्तिष्क नई चीजों को सामान्य मानने में जल्दी माहिर होता है। इस चक्र को हैप्पीनेस अडॉप्शन कहा जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक महंगा स्मार्टफोन खरीदा। शुरुआती दिनों में आप उसे लेकर बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद आपको उसकी आदत पड़ जाती है और फिर आप नए मॉडल की चाहत रखने लगते हैं। सुझाव, अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच संतुलन बनाएं। अनुभवों में निवेश करें, न कि केवल भौतिक वस्तुओं में। ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाएं और हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। लेसन नंबर 47, सेल्फ सिलेक्शन बायस। अपने अस्तित्व पर हैरान मत हो। सेल्फ सिलेक्शन बायस ये बताता है कि हम सोचते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा गलत परिस्थितियों में फंसते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता।
हमें केवल उन्हीं घटनाओं की याद रहती है जो हमें प्रभावित करती हैं। यह पूर्वाग्रह हमारे दिमाग को धोखा देता है और हम खुद को बार बार शिकार मानने लगते हैं। ट्रैफिक जाम या लाइन में इंतजार करते हुए हम अक्सर सोचते हैं, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उदाहरण, मान लीजिए जब भी आप बैंक जाते हैं, लंबी लाइन होती है। आप ये सोचने लगते हैं कि आप हमेशा गलत समय पर पहुंचते हैं, जबकि ये केवल संयोग है। सुझाव: अपने अनुभवों को सामान्य परिप्रेक्ष्य में देखें। खुद को शिकार मानने की बजाय हर परिस्थिति से कुछ सीखने की कोशिश करें। जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखें। लेसन नंबर 48, एसोसिएशन बायस, क्यों अनुभव हमारे निर्णयों को नुकसान पहुंचा सकता है। समझाए, एसोसिएशन बायस तब होता है जब हम बिना पर्याप्त सबूतों के चीजों के बीच संबंध बना लेते हैं। यह अक्सर गलत धारणाओं और गलतफहमियों का कारण बनता है। हम जिन चीजों का अनुभव करते हैं उनके आधार पर मानसिक लेबल बनाते हैं। विज्ञापन उद्योग इस बायस का फायदा उठाता है। उदाहरण के लिए, कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स अपने उत्पादों को मुस्कुराते हुए और खुशहाल चेहरों से जोड़ते हैं। उदाहरण, अगर आप एक नया फल खाते हैं और उस दिन बीमार हो जाते हैं, तो आप मान लेते हैं कि फल के कारण ऐसा हुआ, जबकि इसका कारण कुछ और हो सकता है। सुझाव: हर अनुभव का विश्लेषण करें और सही निष्कर्ष तक पहुंचें। गलत धारणाओं से बचने के लिए पर्याप्त सबूत जुटाएं। विज्ञापनों के प्रभाव से बचने लिए उनके उद्देश्य को समझें। लेसन नंबर 49, बिगिनर्स लक, शुरुआती भाग्य। जब चीजें शुरुआत में ही अच्छी लगने लगें तो सतर्क रहें। बिगिनर्स लक वह घटना है जब किसी नए काम में शुरुआत में ही सफलता मिलती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम उस काम में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं, जबकि यह केवल संयोग हो सकता है। इतिहास में कई उदाहरण हैं, जैसे नेपोलियन और हिटलर की शुरुआती सफलताएं, जिन्होंने उन्हें बड़े और जोखिम भरे फैसले लेने पर मजबूर किया। शुरुआती सफलता स्थायी नहीं होती। उदाहरण, अगर कोई नया निवेशक शेयर बाजार में पहले ही ट्रेड में मुनाफा कमाता है, तो वह मान सकता है कि वह इस क्षेत्र में माहिर है, लेकिन यह केवल भाग्य हो सकता है। सुझाव: शुरुआती सफलता को सही आकलन के बिना अपने आत्मविश्वास का आधार न बनाएं। लंबे समय तक और विभिन्न परिस्थितियों में अपनी क्षमता का परीक्षण करें। विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लें और सीखने की प्रक्रिया जारी रखें। लेसन नंबर 50, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस तब होता है जब हमारी सोच और वास्तविकता में टकराव होता है। इसे हल करने के लिए हम अपनी सोच को बदलकर या स्थिति को फिर से परिभाषित करके सच्चाई से बचने की कोशिश करते हैं। यह हमारे दिमाग को आत्मसंरक्षण के लिए धोखा देता है। हम अक्सर अपने असफल प्रयासों को सही ठहराने के लिए बहाने बनाते हैं। अगर आपको एक नौकरी नहीं मिलती है, तो आप कह सकते हैं कि वह नौकरी आपके लिए सही नहीं थी, बजाय ये मानने के कि कोई और उम्मीदवार आपसे बेहतर था। सुझाव: ईमानदारी से अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। गलतियों से सीखें और अपनी सोच को सुधारें। सच्चाई का सामना करने से आप अधिक मजबूत और प्रभावी व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारे दिमाग में मौजूद सोचने की गलतियों को पहचान कर बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। पहले 50 पॉइंट्स में हमने सीखा, हम वही देखते हैं जो हमें पसंद है। एंकरिंग इफेक्ट, एक ही जानकारी पर निर्भर रहना। सर्वाइवरशिप बायस, सिर्फ सफल कहानियों पर ध्यान देना। लॉस अवर्जन, हार का डर ज्यादा असर करता है। हमसे जो अच्छा करता है हम उसे ही प्राथमिकता देते हैं। इन पॉइंट्स ने हमें दिखाया कि किस तरह हमारी राह हमारी रोजमर्रा की सोच और निर्णय मेकिंग में ये मानसिक जाल काम करते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और सोच को एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। हमने इस वीडियो में पहले 50 पॉइंट्स कवर किए हैं, लेकिन ये सिर्फ आधा सफर है। 51 से 99 पॉइंट्स में और भी गहरी सोच और जीवन के जरूरी सबक छिपे हुए हैं, जिन्हें हमने अगले वीडियो में कवर किया है। अगले वीडियो को जरूर देखें, जहां हम आपको सिखाएंगे प्लानिंग फॉलिसी, न्यूज इल्यूजन और द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली के बाकी महत्वपूर्ण पॉइंट्स। बुक लैंप हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो में जुड़े, ताकि आप अपनी सोच को और बेहतर बना सकें।